तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई भी इनकम किसी भी ईयर में टैक्सेबल होगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है। हो सकता है आप इंडिया के अंदर इनकम कमाते हो सकता है इंडिया के बाहर इनकम कमाते हो। तो अगर इंडिया के अंदर है या बाहर है, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग निकलेगा। मतलब कि हो सकता है इस साल आप रेजिडेंट है और अगले साल रेजिडेंट नहीं है। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों सीखना है और इससे क्या फायदा होगा, ये सारी बातें इस चैप्टर में सीखते हैं। देखो, मान लिया बाहर की कंट्री में कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आपको किसी का नाम याद हो तो आप बता सकते हैं। चलो, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी कुछ इनकम होती है, तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो यूएसए में जो कमाएगा उस पर भी इंडिया में टैक्स देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान रेजिडेंट है या नहीं, ये हम पता लगाएं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कि वो रेजिडेंट है या नहीं। एक बात समझिए, अगर कोई इंडिया में रेजिडेंट है तो उसको इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में जो भी अर्निंग करनी है उस पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन नंबर 6 है, जो बताता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है, और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही पता लगेगा कितनी इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल होगी इस प्रीवियस ईयर। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, उसको रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है रेजिडेंट बट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर वो रेजिडेंट है तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो इसे बोलते हैं रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसे बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। तो 3 तरीके हो गए। अब आपको याद है पर्सन में हमने 7 लोग देखे थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इनमें इंडिविजुअल और एचयूएफ तो 3 हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो बाकी बचे जितने भी हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, बस। उनमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इसके हिसाब से आपको समझाया भी गया है। तो हमें हर प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंसान इस साल रेजिडेंट है, अगले साल नॉन रेजिडेंट हो, पिछले साल नॉन रेजिडेंट था, इस साल रेजिडेंट हो। तो हर साल का हिसाब अलग है। अब ये कैसे पता लगाएंगे वो हम समझ लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा पता लगाएंगे। सेक्शन 6(1). तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि वो इंडिविजुअल पिछले साल, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने समय रहा। हमारा जो कोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 26-27 पढ़ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 25-26 पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग ये पता लगाएंगे कि वो प्रीवियस ईयर 25-26 में इंडिया में कितना रहा।
अगर हम प्रीवियस ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि जो असेसी है वो प्रीवियस ईयर 25-26 में इंडिया में कितना रहा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, तो हमें देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कि वो इंडिया में कितना रहा। तो जो हम अभी देख रहे हैं इसे हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 बोलते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 कि असेसी रेजिडेंट होगा अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है। अब आप एक बात समझिए कि साल में 365 दिन होते हैं, उसका आधा कर दो तो 0.5 हटा दो तो 182 डेज है कि 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में कोई भी रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट है उस प्रीवियस ईयर। तो जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में चेक करो, प्रीवियस ईयर में उस प्रीवियस ईयर में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में असेसी इंडिया में कितना रहा, और अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा तो वो उस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है कि भैया वो इंडिया में रहना चाहिए। अब इंडिया में कहीं पे भी रह सकता है, वो इधर उधर हो सकता है, शहरों में इधर उधर जा सकता है और लगातार रहना जरूरी नहीं है। यहां पर कायदे से यहां लिखा टोटल पीरियड। टोटल पीरियड का मतलब है पीरियड और पीरियड्स ऑफ, मतलब हो सकता है वो 100 दिन आकर रहकर चला जाए फिर आए, फिर 20 दिन रहकर चला जाए फिर आए। तो हम टोटल देखेंगे प्रीवियस ईयर में 182 डेज होने चाहिए, लगातार एक साथ होने जरूरी नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, या तो आपको टाइम बता रखा हो वो इतने बजे इंडिया में आया इतने बजे इंडिया से गया, तो आप 24 घंटे का एक दिन लगाकर हिसाब लगा लो। अगर आपको नहीं बताया इंडिया में आने का समय और इंडिया से जाने का समय, बस दिन बता रखा है, तो जिस दिन इंडिया में आया वो भी इंडिया में माना जाएगा, जिस दिन इंडिया से गया वो भी इंडिया में माना जाएगा। मतलब कोई इंसान आज आया और कल गया तो 2 दिन इंडिया में माना जाएगा, क्योंकि आज भी इंडिया में है और कल भी वो इंडिया में है। तो या तो टाइम बताए कि भैया आज वो सुबह 6 बजे आया, कल को वो जो है सुबह 5 बजे चला गया। तो आज सुबह 6 बजे आया, कल सुबह 5 बजे चला गया, तो 24 घंटे निकले नहीं, तो एक ही दिन माना जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगर मान लिया कोई इंसान इस साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहता है तो एक कंडीशन और है, यहां पर इंग्लिश का और लिखा है, इसका मतलब हिंदी का या। तो या तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो जाए या बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो जाए। अब बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? बेसिक कंडीशन नंबर 2 कहती है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम और प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहे कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है वो क्या कह रही है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है 25-26, हम कौन से असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं? 26-27 की। तो प्रीवियस ईयर बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहती है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 25-26, इसमें वो 182 डेज और मोर होना चाहिए। और बेसिक कंडीशन नंबर 2 है कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में
60 दिन या उससे ज्यादा हो, प्लस इससे पिछले 4 सालों। तो इससे पिछले साल 4 साल कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर 24 25, 23 24, 22 23, 21 22। इन 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा रहे। अब हर साल रहना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो एक ही साल में 365 दिन रह जाए, हो सकता है हर साल 100 दिन रहे। तो 4 साल में 365 दिन और प्रीवियस ईयर रिलेवेंट पे 60 दिन, ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होगी तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो जाएगी। और इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई होंगी तो वो रेजिडेंट हो जाए। इसका मतलब रेजिडेंट होने के लिए क्या क्या हो सकता है? बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाइड कर दे, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड करे, बेसिक 2 ना करे तो भी रेजिडेंट है, बेसिक 1 ना करे बेसिक 2 कर दे तो भी रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब बेसिक कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड नहीं है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड नहीं है, तभी वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट कब होगा? कोई भी दोनों में से एक या दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो वो रेजिडेंट होगा। दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगी तभी वो नॉन रेजिडेंट होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं सेकंड कंडीशन की। बेसिक कंडीशन नंबर 2 की कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ सिचुएशन में बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं चलेगी, नहीं लगेगी। वो क्या है उसे समझते हैं। तो दो एक्सेप्शन है कंडीशन नंबर 2 की। असल में क्या है, एक्सेप्शन की बजाय लॉ में पता क्या लिखा है? लॉ में ये लिखा है कि इन दो कंडीशन में जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है उसमें 60 दिन है ना, ये 60 दिन को 60 की बजाय 182 दिन माना जाएगा। अब अगर 182 दिन मतलब 182 डेज होगा तो फिर तो फर्स्ट ही सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर अलग से 4 साल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट हो जाएगी। तो हमने इसको आसान शब्दों में क्या कहा कि जो ये दो एक्सेप्शन है इसमें आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 182 डेज हुए तो फर्स्ट ही सेटिस्फाइड होगी, और अगर फर्स्ट ही सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी होती है या नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लिया 182 डेज से कम है तो फिर सेकंड इररिलेवेंट है उस केस में, तो इसलिए हम सेकंड को कह रहे हैं एक्सेप्शन। कहने का मतलब इन एक्सेप्शन में केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 देखनी है आपको, बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं देखनी है। अब ये एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन। अब इंडियन सिटीजन कौन है भाई? इंडियन सिटीजन कौन है? इंडियन सिटीजन वो है जो इंडिया में वोटिंग कर सकता है, इंडिया का पासपोर्ट है, वो है। आधार कार्ड से आप इंडिया के नागरिक नहीं बन जाओ, नागरिकता का प्रमाण नहीं है ऐसा लिखा है उसके ऊपर। तो आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब आप एक बात बताइए, मान लिया आपकी जॉब लग गई यूएसए में, और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए। सपोज आज 1 जुलाई है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना रहे आप, तो 90 दिन या उससे ज्यादा हो गए, तो 60 दिन तो हो गए। और पिछले 4 साल में 365 की बजाय पिछले 4 साल में तो 365 इंटू 4 प्लस 1 लीप ईयर का भी इतने दिन रहे इंडिया में आप, तो सेकंड कंडीशन तो आप पर अप्लाई हो गई और आप बन गए रेजिडेंट। तो आप अब बाहर जाओगे ना, तो अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका में जो कमाई करोगे उस पर 20 साल का टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, तो आपके लिए बड़ी बुरी हालत हो जाएगी।
तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम सेकंड कंडीशन उन लोगों पर नहीं लगाएंगे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। अब आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो तो ध्यान से 182 दिन पूरे होने से पहले निकल लो। फर्स्ट कंडीशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन लग गई तो लग गई, फिर तो आप रेजिडेंट हैं, फिर आपको रेजिडेंट से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको बचना, टैक्स बचाना, तो 182 डेज मतलब 6 महीना होने से पहले ही निकल लो इंडिया से। ठीक है, या आप इंडियन सिटीजन है और आप इंडियन शिप में क्रू मेंबर। क्रू मेंबर होते कर्मचारी लोग जो होते। तो इंडियन शिप का मतलब है पानी का जहाज है, वो कभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, फिर वापस ऐसे चल रहा है। पता चला आप इंडिया में पूरे साल में आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, और आप ऐसा करते करते इंडिया में 60 दिन और 365 दिन 4 साल में हो गए। और ये जो शिप है ये आपका इंडिया से निकल के दुबई जाता है। अब पता चला दुबई में भी आप मान लेते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में कि दुबई में भी रेजिडेंट का यही रूल है, यही सेक्शन है और यही कंडीशंस है। तो साल में 365 दिन होते हैं। आप 90 दिन इंडिया में रह लिए तो ये हो सकता है 90 दिन दुबई में रह लो। तो 90 दिन प्लस 4 साल में 365 दिन वहां भी रह लिए तो वहां भी रेजिडेंट हो गए। ये पानी का जहाज दुबई से निकल कर ईरान जाता है, ईरान में भी आप रेजिडेंट बन गए पता चला, तो 2-2 3-3 कंट्री में रेजिडेंट हो गए, आपके लिए बवाल हो गया। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने कहा है कि हम आप पर सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। दूसरा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। ये विजिट का मतलब क्या है? विजिट का मतलब परमानेंट रहने के लिए नहीं आ रहा, आ रहा है वापस जाने के लिए। ये है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो। अब क्या है, भारत से आपका कुछ जुड़ाव है और आप बाहर की कंट्री में रहते हैं। तो मान लिया आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और आप यूएसए में। अब आप क्या करते हैं, बुजुर्ग माँ बाप है उनसे मिलने आप साल में 1-2 बार आ जाते हो। तो पता चला आप इस साल 100 दिन इंडिया में रहे, तो सेकंड कंडीशन 60 दिन कहती है। और पिछले 4 सालों में आप 365 दिन भी रह लिए, तो अब आपको कहा गया कि आप इंडिया में रेजिडेंट हैं और वहां की इनकम पे भी टैक्स दीजिए। आप कहोगे भैया मैं अपने माँ बाप से मिलने ही नहीं आ रहा, तो आप इंडिया से पूरा नाता ना तोड़ लें। आप बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप को डॉलर में पैसा भेजते हैं, इंडिया में आते हैं, वहां से सामान लाते हैं, पैसा लाते हैं, इंडिया में खर्च करते हैं, आपसे नाता नहीं तोड़ना चाहते। तो हम कहते हैं भैया आपके लिए भी हम सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, फर्स्ट ही देखेंगे। 182 डेज वाली 60 + 365 वाली कंडीशन आप पर भी नहीं देखेंगे। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन है 2 पॉइंट में, लेकिन एक्सेप्शन है 3। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे देखा जाए तो इंडियन शिप में जो क्रू मेंबर है वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, या आप क्रू मेंबर है शिप में, या आप इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है, सेकंड में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको मालूम चलेगा कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। अब एक पॉइंट है वो केवल सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, और वो ये कह रहा है हाउ एवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। ये रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 2 है, मतलब इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस। मैं कह रहा हूं आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, बाहर की कंट्री के अलावा जो इनकम है तो वो इंडिया में ही तो इनकम होगी। तो जो इंडिया में इनकम है वो
इनकम विच अराइजेज और एक्रू आउटसाइड इंडिया, वो फॉरेन सोर्सेज बोल रखा है, ठीक है। और मतलब इंडिया में आप 15 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर, ठीक है। तो लिखा है कि आप, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड बात हो रही है कि आपकी फॉरेन सोर्सेस के अलावा मतलब इंडिया में 15 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। तो will be treated as resident but not ordinary resident in India if the period of his stay during the relevant period amount to 182 days or more। मतलब ये तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 हो गई, और बेसिक कंडीशन नंबर 2 है he has been India during the 4 immediately preceding the previous year 365। ये तो सेकंड कंडीशन हो गई, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है 60 डेज, 65 कहां से आ गए भाई? 4 साल में 365 दिन और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन। तो ये कह रखा है कि इनके लिए हम लोग 120 दिन लेंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपकी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों लग गई। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया से एम्प्लॉयमेंट छोड़कर बाहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, या आप क्रू मेंबर है इंडियन शिप में, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहे हैं, और आपकी इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए इससे ज्यादा है, तो हम आपके लिए सेकंड कंडीशन पूरी नहीं छोड़ेंगे। सेकंड कंडीशन में हम 60 की बजाय 120 दिन के हिसाब से वो सेकंड कंडीशन आपके ऊपर लगा देंगे। लेकिन अगर आपकी इंडिया में इनकम 15 लाख रुपए से कम है तो फिर हम सेकंड कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं, तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि भैया सेकंड कंडीशन आप पे चेक ही नहीं होएगी। हम आपको 60 की बजाय 120 दिन चेक करेंगे, लेकिन हम सेकंड कंडीशन में भी आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा टैक्स इंडिया में देना पड़ सकता है। 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो ये 500 करोड़ भी हो सकती है, 50 करोड़ भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। तो अगर आप 15 लाख से ज्यादा इंडिया में कमाते हो तो सेकंड कंडीशन 60 की बजाय 120 दिन वाली लगेगी। अगर 15 लाख से कम कमाते हो तो सेकंड कंडीशन आप पे लगेगी नहीं। और इन दोनों में एक पॉइंट में आप वेरी नहीं करते, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे बाहर, या आप क्रू मेंबर नहीं है, या इंडिया में आप विजिट करने नहीं आ रहे हैं, तो आपके ऊपर सेकंड कंडीशन भी लगाई जाएगी। समझ में आता है ये सब कुछ? बेसिक कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर। ये तो सब पे लगती है। बेसिक कंडीशन नंबर 2, 60 डेज प्लस 365 डेज, ये सब पर लगती है। इसके 2 एक्सेप्शन है ना, 2 एक्सेप्शन है। अब अगर इन एक्सेप्शन वालों की इंडिया की इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस अप टू 15 लाख है ना, लेस देन 15 लाख है, तो ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगेगी। और अगर इनकी 15 लाख है ना या उससे ज्यादा इनकम है इंडिया में, तो इनके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगेगी 120 डेज प्लस 365 डेज के हिसाब से। ये बता रखा है। अब आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइए। तो हमारे पास
बता रखा सिटीजन है, जो मेंबर ऑफ शिप है वो एलिजिबल वॉयज में जाता है तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड है जो उसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें बता रखा है कुछ कि पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटरिंग इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज एंड पीरियड एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू। तो एक सर्टिफिकेट बनता है कि वो इस दिन से इस दिन तक इस यात्रा पर जा रहा है, तो उस पीरियड को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई इंडिया में पार्ट ऑफ द डे रहता है और अगर हमें टाइम पीरियड दे रखा है तो फिर 24 घंटे के हिसाब से लीजिए, वरना जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया में गया है और टाइम पीरियड नहीं पता तो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है, रिलेवेंट ईयर का मतलब है जिस ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं। कंटिन्यूस स्टे रहना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग टाइम पीरियड पे इंडिया में रह सकते हैं, आज गए फिर चले गए। एक ही जगह रहना जरूरी नहीं है, आप दिल्ली मुंबई इधर उधर भी जा सकते हैं, इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं तो इंडिया में ही माना जाएगा। और कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तब होगा जब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ हो। अब अगर बर्थ 1947 के बाद हुआ है तो 1947 के बाद वाला इंडिया, 1947 से पहले हुआ था तो उस समय का इंडिया, तो इंडिया में हुआ हो। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि भैया दादाजी का जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था 1940 में, तो वो तो इंडिया नहीं है। भैया जब 1940 में पैदा हुआ तो उस समय तो इंडिया था वो। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, वो है डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड रेजिडेंट, और ये है सेक्शन 6(1)(a). ये क्या है? हमने ये देखा कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और उसकी इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा की एक्सीडिंग 15 लाख है, 15 लाख नहीं है, एक्सीडिंग 15 लाख। मैंने यहां पर जो शायद आपको बोला था, अप टू 15 लाख, और यहां पर है मोर देन 15 लाख। तो पहले मैं वही लिख रहा था। तो अगर आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है इंडिया में और आप हैं इंडियन सिटीजन और आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी टैक्स नहीं देते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी टैक्स नहीं देते हैं, तो हम आपको डीम्ड रेजिडेंट इंडिया में मान लेंगे, चाहे आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तब भी। मतलब मान लिया आप इंडिया में आए ही नहीं, या 10 दिन के लिए आए या 50 दिन के लिए आए, और आप इंडियन सिटीजन है और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया में है और पूरी दुनिया में कहीं टैक्स देते नहीं, तो हम आपको मानेंगे आप डिविडेंड डीम्ड रेजिडेंट है इंडिया में, और हम आपको डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे और आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो ओनली इंडियन सिटीजन कैन बी डीम्ड रेजिडेंट। जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसे हम डीम्ड रेजिडेंट नहीं मान सकते। यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, कम केवल कौन है? इंडियन सिटीजन। ठीक है, और इंडिया में स्टे करना जरूरी नहीं है, आप हो सकता है इंडिया में एक दिन भी ना रहे तो भी हम आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। जो डीम्ड रेजिडेंट होगा वो इंसान होगा जो कहीं पर भी पूरी दुनिया में टैक्स नहीं देता है और इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और इंडियन सिटीजन है। तो डीम्ड रेजिडेंट भी समझ में आया क्या होता है। नॉन रेजिडेंट कौन है? जो कोई भी रेजिडेंट नहीं बन पा रहा है वो नॉन रेजिडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हाथ पैर मारना शुरू करो।
मिस्टर कपिल एक इंडियन सिटीजन है और वो टैक्स कंसल्टेंट बनाए गए हैं यूएसए में। इंडिया पहली बार छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम ये मानते हैं उनकी 15 लाख से कम ही इनकम है इंडिया में, तो डीम्ड रेजिडेंट तो है नहीं। एक्सेप्शन लग जाएगी, बेसिक कंडीशन 2 नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। अब आपको पता है एग्जाम में लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल को बेसिक कंडीशन 1 ये है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 ये है, ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा। फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 इन पर अप्लाई नहीं होगी, तो बेसिक कंडीशन 1 अप्लाई होगी। और ये प्रीवियस ईयर में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में ये 180 डेज के लिए रहे हैं। फिर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट कंडीशन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं है और सेकंड अप्लाई होती नहीं है इनके ऊपर, तो इन्होंने कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, इसीलिए ये नॉन रेजिडेंट है। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से, अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक इंडियन कंपनी है, उसने अपने एक एम्प्लॉय मिस्टर सचिन को यूके भेजा है और वो 1 जुलाई 2025 से जा रहे हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि मिस्टर सचिन जो है अनएम्प्लॉयड नहीं है जब वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो वो 60 दिन वाला जो सेकंड एप्लीकेबल है कंडीशन वो इन पर नहीं लगेगी, वो लगेगी, एक्सेप्शन में नहीं आएंगे और वो लगेगी। तो हमें बताना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं। देखो सेकंड कंडीशन का एक्सेप्शन है कि इंसान एसएससी इंडिया छोड़कर एम्प्लॉयमेंट के रीजन से इंडिया छोड़कर जा रहा है। वहां कहीं ये नहीं लिखा है कि वो बेरोजगार होना चाहिए और पहली बार नौकरी मिल रही है और इंडिया के बाहर नौकरी करने जा रहा है। अगर आप इंडिया में कहीं जॉब कर रहे हैं और इंडिया वाले इंडियन कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं वही आपको इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है, ये गलत कह रही है। इन पे सेकंड बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन लगेगा। तो इनको सबसे पहले हमने देखना है स्टे। आप एक आदत बना लो हमेशा कि आप स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर सबसे पहले पता लगाएंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का एक दिन 92 डेज, आपके आधे नंबर कट जाएंगे 91 डेज लिखते हैं। वो स्टार्ट जो हो रहा है पीरियड ऑफ 2 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 17, तो वहां से तो ज्वाइन करना है, तो ऐसा कोई लिखा नहीं है, तो हम पहले अब 5 दिन पहले निकल रहा है, 10 दिन पहले निकल रहा है, 2 दिन पहले निकल रहा है, क्या बताया। तो हम तो यही मानेंगे कि वो हमारा 1 जुलाई से जा रहा है तो इंडिया में माना जाएगा 1 जुलाई। तो 92 डेज। अब फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी और वो 182 डेज या मोर है तो वो सेटिस्फाई नहीं है। बेसिक कंडीशन नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल, सो ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेरेना विलियम्स है, यूएसए की सिटीजन है और वो इंडिया में आई है 2 अक्टूबर 2025 को विजिट करने के लिए। और उनकी जो दादी माँ है उनका बर्थ गुजरात में हुआ था, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वो इंडिया में 26 जनवरी 2026 तक रही। तो आपको सबसे पहले स्टे देखना है इन प्रीवियस ईयर 25-26। तो अक्टूबर में कितने दिन, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में 26,
117 days। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हुई और बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इसका मतलब वो है नॉन रेजिडेंट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? मिस्टर फ्लार एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया में पहली बार आ रहे हैं 21-22 में, और वो कितने कितने दिन स्टे कर रहे हैं वो बता रखा है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करने के लिए सबसे पहले हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में पता लगाते हैं वो कितने दिन रहे, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 70 दिन रहे, है ना। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। बेसिक कंडीशन नंबर 2 को चेक करते हैं। 70, अब पिछले 4 साल में अगर 365 दिन हो जाएंगे तो वो रेजिडेंट हो जाएंगे। तो पिछले 4 साल में 150, 90, 60 और 55, टोटल कितना आया? तो ये बेसिक कंडीशन 2 भी इन पे अप्लाई नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। तो इसका मतलब ये कौन हो गए? अगर 10 दिन और रह जाते तो ये रेजिडेंट हो जाते, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ना ही ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो सेकंड कंडीशन तो इनके ऊपर लगेगी लगेगी। कोई डाउट इसमें?